हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है इस समय हम लोग यूपी SSS मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में रोग मेंशन है, तो इस समय हम लोग रोग को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बुखार, टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी को पढ़ लिया है। और आज का जो लेक्चर है इसमें आज हम लोग पोलियोमाइलाइटिस रोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आपके पोलियो रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोलियो रोग से संबंधित जितने भी तथ्य हैं सब मेंशन हैं, तो आप लोग अंत तक लेक्चर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। और हम यहाँ पे जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनको भी हम बताते चलेंगे और अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग है वो बदल दिया गया है। आपका सुबह 9 बजे एक बार मॉक टेस्ट होगा और रात 10 बजे होगा। जो भी पूरे दिन में पढ़ाया जाएगा उसी टॉपिक से आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसीलिए आपका जो टेस्ट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो एक गंभीर और संभावित घातक संक्रामक रोग है। यह पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को गंभीर हानि पहुंचाता है, जिससे लकवा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने ये समझा कि जो आपका पोलियो है ये आपके पोलियो वायरस के द्वारा होता है। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात जरूर समझ में आया होगा कि अभी तक जो भी डिजीज हमने डिस्कस किया, चाहे आपने टिटनेस किया, चाहे डिप्थीरिया किया और चाहे काली खांसी किया, तीनों में आप लोग बैक्टीरिया को संक्रामक कारक के रूप में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप लोग वायरस को कारक के रूप में देख रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पोलियोमाइलाइटिस है, जो आपका पोलियो रोग है, ये आपके पोलियो वायरस के द्वारा होता है, ना कि आपके पोलियो बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह बीमारी फैलता है और यह आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को गंभीर हानि पहुंचाता है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जब हम कल MCQ करा रहे थे तो कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनको हो गया था कि सर टिटनेस भी तो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो हाँ भैया, दोनों यानी कि आपका पोलियो और आपका टिटनेस दोनों आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है तो इसके केस में जो आपका पेशेंट होता है उसको लकवा होने के चांसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कारक कौन सा होता है, यानी कि आपका जो ये पोलियो बीमारी है ये आपका कौन सा कारक है। तो आपको सबसे पहले आपका जो कारक था ये पता चल गया कि आपके ये वायरस ग्रुप यानी कि ये आपके विषाणु ग्रुप से आता है, लेकिन पर्टिकुलरली कौन सा वायरस है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका पर्टिकुलरली वायरस होता है ये आपका पोलियो वायरस होता है। पोलियो वायरस के ही नाम से जाना जाता है और इसको लोग पोलियो 1, पोलियो 2 और पोलियो 3 के नाम से भी डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये आपके 3 अलग प्रकार के पोलियो के द्वारा होता है। इसके अंदर भी साइंटिफिक नेम में जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो यही पूछेगा कि पोलियो या फिर पोलियोमाइलाइटिस रोग का कारक कौन है, तो आपका पोलियो वायरस है। ठीक है, या फिर इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो यहाँ पे आप लोग पोलियो देखेगा या फिर कोई और डिजीज होगा तो हिसाब से आप लगाइएगा, लेकिन अभी तक सबसे पहला जो वायरस का डिजीज पढ़ रहे हैं वो आपका पोलियो है, तो यही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि पोलियो किस आयु तक हो सकता है, तो देखिएगा एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो आपका पोलियो का होने का जो आयु होता है, जो उम्र होता है, वो 0 से 5 वर्ष तक ही होता है। इसके बाद में पोलियो वायरस आपका नहीं होता है। तो जो बच्चा अभी पैदा हुआ है और वहाँ से लेकर 5 वर्ष तक इसको खतरा बना रहता है पोलियो होने का। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि पोलियो किस उम्र तक बच्चों को प्रभावित करता है, तो आपके 0 से 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को ये प्रभावित करता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यानी कि आपके बॉडी में कब आता है और कब से कब के बीच में आपके बॉडी के अंदर रिप्लिकेशन करता है, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो अगर इसके उद्भवन टाइम को या फिर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो आपका औसतन 7 से 14 दिन माना जाता है। अलग अलग बुक में उद्भवन समय आपके अलग अलग दिखाई दे सकते हैं,
लेकिन ध्यान रखिएगा, एक एग्जैक्ट अगर डाटा की बात करें तो 7 से 14 दिन आपका इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोलियो कितने प्रकार से हो सकता है। तो जो आपका पोलियो रोग है ये आपके 2 प्रकार से मेनली हो सकता है, एक आपका नॉन पैरालिटिक पोलियो और दूसरा आपका हो जाता है पैरालिटिक पोलियो। नॉन पैरालिटिक पोलियो का मतलब होता है कि ये पोलियो आपके शरीर में आएगा, बीमारी काज करेगा, लेकिन आपका कॉमन लक्षण देगा, यानी कि जो एक नॉर्मल बीमारी में होता है वो लक्षण आपको देकर जाएगा और आपके किसी भी अंग को ये पैरालाइज नहीं करेगा, किसी भी अंग में काम करना बंद नहीं करेगा। तो ये आपका नॉन पैरालिटिक पोलियो कहलाता है। और अगर बात करें पैरालिटिक पोलियो तो ये आपके गंभीर रूप होता है आपके पोलियो रोग का, और इसमें कोई ना कोई अंग आपका क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अगर कोई ना कोई अंग की बात करें तो अंग यही हो सकते हैं, आपके पैर हो सकते हैं, आपके हाथ हो सकते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी हो सकती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं आपके पोलियो के लक्षण पे, यानी कि आपका जो पोलियो वायरस है या फिर पोलियो जो रोग है, ये पोलियो रोग में कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो आपका पोलियो रोग है ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका नॉन पैरालिटिक और एक आपका होता है पैरालिटिक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि नॉन पैरालिटिक पोलियो में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर बात करें नॉन पैरालिटिक के लक्षण में, तो कुछ लोगों को नॉन पैरालिटिक पोलियो होता है जिसके लक्षण आमतौर पर हल्के फ्लू जैसा होता है, यानी कि आपका जो नॉर्मल फ्लू होता है, जो आपके कॉमन कोल्ड की बीमारी होती है, उसी तरह आपको यहाँ पे लक्षण देखने को मिलेंगे। नॉन पैरालिटिक पोलियो के लक्षण 1 से 10 दिन के अंदर नज़र आते हैं, यानी कि अगर आपको नॉन पैरालिटिक पोलियो हुआ है तो आपके अंदर 1 से 10 दिन के अंदर ये जो आपके लक्षण हैं ये नज़र आने लगते हैं। इस केस में आपको बुखार देखने को मिलेगा, गले में खराश देखने को मिल सकता है, सर दर्द और उल्टी, थकान भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीठ में दर्द या फिर ऐंठन आपको देखने को मिलता है, या फिर गर्दन में दर्द या फिर आपको गर्दन में ऐंठन देखने को मिलती है। साथ में आपके बाहों या फिर पैरों में दर्द या ऐंठन देखने को मिलता है और आपके मांसपेशियों में भी कमजोरी देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक समझा नॉन पैरालिटिक के लक्षण। अब हम समझेंगे कि पैरालिटिक पोलियो के कौन से लक्षण होते हैं। तो हमने बताया कि आपका जो पैरालिटिक पोलियो होता है ये आपका गंभीर रूप होता है और दुर्लभ मामलों में पोलियो वायरस संक्रमण का लकवाग्रस्त पोलियो हो सकता है, जो पोलियो रोग का सबसे गंभीर रूप है। पैरालिटिक पोलियो कई अन्य प्रकार हैं जो कि आपके शरीर को प्रभावित करने वाले हिस्से के आधार पर होते हैं, यानी कि आपका जो पैरालिटिक पोलियो है इसको हम 2 से 3 भागों में बांट सकते हैं, वो भी उसके किस अंग को प्रभावित कर रहा है इसके आधार पे। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी को ये प्रभावित कर रहा है तो आपका स्पाइनल पोलियो कहलाएगा, और अगर आपके ये मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, बल्बर पोलियो कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपके दोनों को प्रभावित कर रहा है यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके वल्वर पोलियो दोनों चीज़ आपका मिक्स हो रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, वाल्वो स्पाइनल पोलियो कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि लक्षण में हम लोग 2 तरह से डिवाइड कर रहे हैं। एक आपका नॉन पैरालिटिक लक्षण देखने को मिलता है जो कि आपका शुरुआती लक्षण होता है और इसमें लकवा नहीं होता है, और दूसरा आपका होता है पैरालिटिक पोलियो जिसमें आप गंभीर रूप से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिसमें जो आपकी बॉडी होती है आपकी पैरालाइज हो सकती है। फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन है इसीलिए हमारी जो आवाज़ है वो स्लो है, तो आप थोड़ा सा आज काम चला लीजिएगा। नेक्स्ट डे से हम अपने उसी आवाज़ में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके फैलाव को देख लेते हैं, यानी कि आपका जो पोलियो रोग है ये आपके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके फैलाव की बात करें तो दूषित खाना खाने से, पानी पीने से और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अपर्याप्त स्वच्छता होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि आपका जो पोलियो वायरस है ये आपके दूषित खाना खाने से हो रहा है, यानी कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा ये प्रवेश करता है और जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। तो अगर प्रश्न आए कि आपका जो पोलियो वायरस है किस माध्यम से आपके शरीर के अंदर पहुंचता है, तो आप बताइएगा एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। और आपके जहाँ पर अपर्याप्त स्वच्छता होती है, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये वायरस पाए जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। इसीलिए जब कोई नवजात बच्चा जन्म लेता है तो उसको स्वच्छ स्थान पर रखने को कहा जाता है ताकि वह बच्चा इस गंभीर बीमारी के चोट चपेट में ना आ जाए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लैब परीक्षण की, यानी कि आपका जो पोलियो वायरस है इस पोलियो वायरस का पता लगाने के लिए हम कौन सा लैब परीक्षण कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका कोई पर्टिकुलरली टेस्ट नहीं है, लेकिन एक टेस्ट के माध्यम से हम कई सारे बीमारियों का पता लगाते हैं। उसी प्रकार से आपका पोलियो वायरस को पता लगाने के लिए हम लोग सीएसएफ का एग्जामिनेशन करते हैं, सीएसएफ का टेस्ट करते हैं।
CSF का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है और ये फ्लूइड को क्या करते हैं हम लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद आप माइक्रोबायोलॉजी के लैब में भेजते हैं। वहाँ पे आपका जो पोलियो वायरस होता है इसका वहाँ पे पता लगाया जाता है और आइडेंटिफाई करने के बाद रिपोर्ट दिया जाता है कि आपका पोलियो है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ पे इतना ही ध्यान रखिएगा कि CSF जो है ये एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो आपके रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है और इसी के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं, इसी को निकालते हैं, जांच करते हैं। अगर इस लिक्विड में आपको पोलियो वायरस दिखाई देता है यानी कि आपका जो बॉडी है आपके बॉडी में पोलियो का वायरस फैल चुका है और आपको पोलियो रोग हो गया है। ये फ्रेंड्स अब लैब परीक्षण के बाद इसके निदान की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम पोलियो वायरस के निदान की बात करें तो पोलियो वायरस का कोई भी अभी तक दवा नहीं बना है बजाय टीकाकरण के। तो हमें टीकाकरण ही पढ़ना है क्योंकि हमें कोई भी दवाई का ज्ञात नहीं है, दवा अभी कोई भी पोलियो वायरस का नहीं बना है। तो टीकाकरण में हम 2 प्रकार के टीकाकरण देते हैं। एक आपका होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन होगा, ठीक है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन में आपका जो पोलियो वायरस होता है इसको मृत्यु करके आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसके माध्यम से आपके जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं और उसके बाद में आपका एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और जब भी कभी आपके अंदर पोलियो वायरस दोबारा आता है तो इस समय ये आपके एंटीबॉडी जो होते हैं इसको मार देते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं और इसका जो खोज किया था ये आपके जोनास साल्क ने किया था और सबसे पहली आपकी वैक्सीन जो बनी थी यही इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका श्रेय जाता है आपका जोनास साल्क को जाता है। ये आपके अमेरिका के वैज्ञानिक थे, वहीं पर इन्होंने इसका खोज किया था। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं दूसरे प्रकार की वैक्सीन की। दूसरा प्रकार का जो वैक्सीन है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन है और ओरल पोलियो वायरस का जो वैक्सीन है इसका जो खोज है डॉक्टर अल्बर्ट सैबिन को जाता है। तो 2 प्रकार के वैज्ञानिक यहाँ पे हो जाते हैं। तो अब कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर डायरेक्ट प्रश्न आ गया कि पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की, तो आप लोग यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग जोनास साल्क को ही लगाइएगा क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही पोलियो वैक्सीन का खोज किया था। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन की तो ओरल पोलियो वायरस के वैक्सीन में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें अर्धमृत यानी कि इसको जो आपका पोलियो वायरस होता है इसको कमज़ोर करके आपके बॉडी में डाला जाता है। जो आपका इनएक्टिवेटेड था उसको हम डेड करते डालते थे, लेकिन जो आपका ओरल पोलियो वायरस है इसको क्या करते हैं, इसको हम हल्का कर देते हैं इसकी एक्टिविटी को, उसके बाद में आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद में आपकी इम्यूनिटी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, इसके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होता है और इस एंटीबॉडी के निर्माण के बाद जब भी दोबारा आपके अंदर कोई भी जीवित पोलियो वायरस आता है तो उसको ये मार गिराता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब प्रश्न ये आता है कि कौन सा पोलियो वायरस दिया जाता है। तो देखिए आपका जो ओरल पोलियो वायरस है ये क्या होता है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, इसीलिए बच्चों में सबसे ज़्यादा यही दिया जाता है। शुरू में तो आपको इंजेक्शन का भी ज़रूरत होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भारत में पोलियो यानी कि आपके भारत में पोलियो का अंतिम केस कब आया और आपका जो भारत है ये पोलियो मुक्त कब हुआ। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में अभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब आपका जो एग्जामिनर होता है ये अच्छे से प्रश्न बनाता है, क्योंकि सभी लोग को पता होता है कि आपका जो पोलियो होता है ये आपके पोलियो वायरस से होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न वो नहीं बनाएगा। पोलियो से जो आपके प्रश्न आने वाले होंगे वो आपके देश से यानी कि भारत में कौन सा अभियान शुरू किया गया, भारत पोलियो से मुक्त कब हुआ, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम अभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इस पॉइंट को देखते हैं। भारत में पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल और गुजरात में रिपोर्ट हुआ था। यानी कि आपको ये पता चल गया कि भारत में जो अंतिम केस था वो आपका 13 जनवरी 2011 को आया था और आपका ये पश्चिम बंगाल और गुजरात प्रदेश में हुआ था। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम आपसे भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में अंतिम पोलियो केस कब आया। तो आपका 13 जनवरी 2011 को, या फिर ये नहीं पूछ सकता तो प्रदेश पूछ लेगा, तो पश्चिम बंगाल और गुजरात में रिपोर्ट किया गया था। और आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था या फिर है, ठीक है। तो 27 मार्च 2014 को आपका जो भारत है ऑफिशियली रूप से पोलियो मुक्त हो गया है, यानी कि अब आपके देश में ऑफिशियली रूप से पोलियो नहीं है। लेकिन पोलियो का टीकाकरण अभी भी दिया जाता है ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसको पोलियो का ड्रॉप ना पिलाया गया हो और बाद में ये संक्रमण का कारण बने। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है कि विश्व पोलियो डे कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को आपका विश्व पोलियो डे मनाया जाता है। कल जब हम MCQ करा रहे थे तो गलती से 25 अक्टूबर निकल गया था,
तो कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था, तो उसको हम सही कराए थे। और साथ में टेलीग्राम में भी हमने मेंशन कर दिया था कि आपका जो पोलियो डे होता है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और साथ में जितने भी लोगों ने अच्छा कमेंट किया था उनको भी हमने आगाह कर दिया था, ताकि उनको भी पता चल जाए, जो भी चीज़ें हैं गलत ना समझाई जाए। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका जो पोलियो ड्रॉप है ये किस किस उम्र के बच्चों में दिया जाना चाहिए, और भारत में किस अभियान के तहत ये पोलियो ड्रॉप दिया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अगर हम बात करें ओरल की, तो ओरल जो पोलियो ड्रॉप होता है इसको हम, ठीक है, इसको हम जन्म के समय एक खुराक देते हैं। कब देते हैं? जन्म के समय एक खुराक देते हैं। किस राष्ट्रीय अभियान के तहत इसको दिया जाता है? तो राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत इसको दिया जाता है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1995 से ऑफिशियली रूप से पूरे देश में पल्स पोलियो अभियान लागू किया गया था। और आपका जो इसका कहावत था, कहावत ना कहिए, जो आपका स्लोगन था, ये आपका क्या था? ये आपका था 2 बूंद जिंदगी की। क्या था? 2 बूंद जिंदगी की। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बूंद जिंदगी किसका स्लोगन है? तो आपके पल्स पोलियो का ये स्लोगन है। इसमें आपका पोलियो ड्रॉप लाया जाता था। इसकी शुरुआत 1995 को किया गया था। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आयोजित पल्स पोलियो दिवस में 5 साल के कम उम्र के बच्चों को बूस्टर खुराक दिया जाता है। यानी कि जो आपका कार्यक्रम है ये बच्चों के जन्म से शुरू होता है, और 5 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को एक अंतिम जो टीका दिया जाता है वो आपका क्या होता है? बूस्टर डोज दिया जाता है। ठीक है, अब अगर बात कर देते हैं आईबीपी, यानी कि आपका जो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो आईबीपी को अक्सर अन्य टीके के साथ मिलाकर संयुक्त टीके के तौर पर दिया जाता है, मगर इसके अलग से भी दिया जा सकता है। बच्चों को आईबीपी निम्न चरणों में दी जाती है, यानी कि बच्चों में जो आपका इंजेक्शन के माध्यम से टीकाकरण दिया जाता है वो निम्न चरणों में दिया जाता है। आपका एक हो जाता है 6 हफ्ते पर। ठीक है, 6 हफ्ते का होने पर, यानी कि बच्चा अगर 6 हफ्ता का हो गया है तो उसको पोलियो का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। उसके बाद में आपका 10 हफ्ते पर होने पर, फिर 14 हफ्ते पर होने पर, और आपका 15 से 18 महीने के बीच में दिया जाना चाहिए। और जो अंतिम होता है जिसको आप बूस्टर के नाम से भी जानते हैं, तो 4 से 6 साल के बीच या 4 से 5 साल के बीच में आपका यह टीका दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों को सारी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और पोलियो से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न यही बनेगा कि आपका जो पोलियो है ये आपका किस प्रकार का संक्रामक रोग है? तो यह एक प्रकार का विषाणु यानी कि आपके वायरस से होने वाला एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अगर इसके कारक की बात करें तो कारक आपका पोलियो वायरस हो जाता है। इसको हम फाइनली 1 2 3 में डिवाइड करते हैं, उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में किस उम्र के बच्चों में हो सकता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 0 से लेकर 5 वर्ष के बीच के बच्चों में पोलियो का जो खतरा है ये बना रहता है। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके बाद में अगर इसके प्रकार की बात करें तो जो आपका पोलियो होता है आपके 2 प्रकार से होता है, नॉन पैरालिटिक पोलियो और आपके पैरालिटिक पोलियो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान मत दीजिएगा। अगर बात करें पोलियो के लक्षण की, तो पोलियो के लक्षण में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो आपका स्पाइनल कार्ड होता है, यही आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पे मस्तिष्क तो लेकर आपके जितने भी तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं सबके प्रभावित होने के चांस यहाँ पे बने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यही पे है कि आपका लैब परीक्षण क्या होगा। तो आप इसमें CSF टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई और टेस्ट लिखा होगा जैसे बलगम टेस्ट, ये भी आता है, ब्लड टेस्ट भी आता है, लेकिन जो बस बढ़िया आपका जो टेस्ट है आपका CSF टेस्ट माना जाता है। उसके बाद उसके बाद में जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वैक्सीनेशन से, कि आपको किस प्रकार की वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। तो आपका ओरल वैक्सीन होता है, एक प्रकार का आपका इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन होता है। ठीक है, तो आपका जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस है इसका जो है खोज जॉन साल्क ने किया था, और आपका जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसका जो खोज है अल्बर्ट सैबिन ने किया था। चलिए अब आ जाते हैं भारत में पोलियो पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपका बनेगा कि भारत में किस राज्य में सबसे अंतिम रिपोर्ट देखने को मिला। तो आपके पश्चिम बंगाल और गुजरात में देखने को मिला, और 13 जनवरी 2011 को देखने को मिला। शायद 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। जानेंगे कि आपका खुराक कौन सा दिया जाना चाहिए। तो जन्म के समय एक खुराक दिया जाता है। अगर बात करें कि भारत में किस अभियान के तहत इसको शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत इसको शुरू किया गया। 1995 में इसको शुरू किया गया था। यानी कि आपके भारत में वैसे तो दिल्ली में सबसे पहले शुरू कर दिया गया था, और भी राज्य में सबसे पहले शुरू हो गए थे, लेकिन फिर ऑफिशियली पूरे देश में जो लागू किया गया वो आपका 1995 में लागू किया गया है।
और साथ में कौन सी इसका स्लोगन था, तो आपका जो स्लोगन था 2 बूंद जिंदगी की। इसके बाद में आपका जो आता है कौन कौन से वर्ष में देना चाहिए, तो सारी चीज़ें मेंशन है, इसको एक बार देख लीजिएगा। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग एक बार लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। इसके बाद में आपसे हम 2 क्वेश्चन करते हैं, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पहला आपको बताना है कि आपका जो पोलियो वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, और साथ में आपका जो पोलियो रोग होता है ये आपके किस वायरस के द्वारा होता है। और दूसरी बात आपको ये बताना है कि आपका जो भारत है ये कब पोलियो मुक्त हुआ है। तो इन चीज़ों को आप लोग कमेंट माध्यम से बता सकते हैं ताकि यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएं। इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।